आपने यदि ITI किया हो इलेक्ट्रिशियन से या डिप्लोमा किया हो, ठीक है, ITI या डिप्लोमा किया हो आपने, और यदि आपने ALP असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म भरा हो, ALP में भी संबंधित ट्रेड से है, क्वेश्चन है, क्योंकि CBT 2 जब आपका होगा, CBT सेकेंड 2 एग्जाम होना है CBT का, तो CBT सेकेंड में 175 में से 75 क्वेश्चन आपका संबंधित ट्रेड से ही रहेगा, ठीक है। तो ALP के CBT 2 के लिए, और यदि बिहार बिजली बोर्ड आप फॉर्म भर रहे हैं तो उसके लिए, या किसी भी बिजली बोर्ड को भर रहे हैं, लेकिन बिहार बिजली बोर्ड का फॉर्म अभी फिलअप हो रहा है, इसलिए तो आपके लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम लोग सीधे MCQ के माध्यम से तैयारी करेंगे, जो कि आपका डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में MCQ के जैसा आ जाएगा सेम, या उससे मिलता जुलता आएगा, और आपका इसी के माध्यम से बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पूरा तैयारी हो जाएगा। तो चलिए सीधे चलते हैं टॉपिक पे। यदि आपने मेरा पिछला सेशन नहीं देखा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, पिछला सेशन भी देख लीजिएगा, उसमें 1 से लेकर 24 तक हमने MCQ कराया था। यहाँ चलते हैं 25 से लेकर आगे 50 तक। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पॉजिटिव चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा चार्ज से बाहर की ओर होती है, चार्ज की ओर होती है, 2 आवेशों के मध्य होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। पॉजिटिव चार्ज के कारण, देखिए पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, जब भी कोई पदार्थ एक इलेक्ट्रॉन को खो देता है, ठीक है, जब किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो ये प्लस हो जाता है, ठीक है, पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि इसने दिया है, देने वाला हमेशा पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, चार्ज से बाहर की होती है, चार्ज की होती है, किधर होती है बताइए। सही उत्तर क्या है, ये है। देखिए यहाँ पे मैंने चित्र लगाया है, थोड़ा चित्र हो सकता है आपको छोटा दिख रहा हो। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज के कारण बाहर की ओर होता है, और नेगेटिव चार्ज के कारण अंदर की ओर होता है। मैंने ये देखिए तीर के माध्यम से, इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें बाहर की तरफ तीर इसमें किया हुआ है, ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज है तो ये अंदर की तरफ किया हुआ है, ठीक है। तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की यहाँ बात हो रही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा हमेशा। तो मैग्नेटिक क्षेत्र की नहीं, विद्युत क्षेत्र की, दोनों 2 चीज़ है, तो वो क्या होता है बाहर की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक आवेशित चालक से आवेश हटाने की उपयुक्त विधि है। आवेशित चालक से आवेश को कैसे हटाएंगे, कोई यदि चार्ज कंडक्टर है तो उसे अनचार्ज करने के लिए क्या करेंगे हम, चालक को अन आवेशों से विलग करना होगा, चालक को ग्राउंड करना होगा, चालक के चारों तरफ शून्य उत्पन्न करना होगा, मतलब वैक्यूम बनाना होगा, या कोई नहीं उपरोक्त में से। देखिए सबसे अच्छा क्या उपाय है, देखिए किसी भी चालक को ग्राउंड कर दीजिए ज़मीन में, तो उसमें जो भी आवेश हैं वो सब 0 हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, गतिमान आवेश, ठीक है, गतिमान आवेश मतलब कि जो चल रहा है, यानी कि करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए है केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा क्या, C, दोनों सही होगा, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा विस्तार कर लेते हैं। देखिए एम्पियर ला क्या कहता है कि बाह्य विद्युतीय चुंबक क्षेत्र का परिवर्तन विद्युत धारा उत्पन्न करता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से बाह्य विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में जब परिवर्तन होगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में, देखिए विद्युत कैसे उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, कोई मैग्नेट होता है, और उसमें कोई कंडक्टर हिलता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है, ठीक है। तो इससे ये पता चल रहा है कि चुंबक का होना, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का होना जरूरी है, और बाकी क्या है, विद्युत धारा जब इसमें प्रवाहित हो रही है तो विद्युत क्षेत्र होगा ही, तो इसीलिए ये दोनों होगा, ठीक है। एम्पियर लॉ के हिसाब से इसमें दोनों सही आंसर हो गया, एम्पियर लॉ यहाँ पे लागू होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसों में धारा का प्रवाह होता है, गैसों में, गैस की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक की बात नहीं हो रहा है, केवल इलेक्ट्रॉन के कारण, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के कारण, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन तथा नेगेटिव आयन के कारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या है, सही उत्तर है C, तीनों के कारण होता है, ठीक है। देखिए क्यों, इलेक्ट्रॉन जो खुद एक नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज होता है, और गैसों में धारा प्रवाह का सबसे आम कारण इलेक्ट्रॉन ही होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के कारण ही नहीं। और पॉजिटिव वाला उदाहरण देख लीजिए, जैसे हाइड्रोजन के आयनाइजेशन होता है तो वो पॉजिटिव होता है हाइड्रोजन का, तो उससे भी धारा प्रवाह होता है। नेगेटिव का देख लेते हैं क्या है, नेगेटिव का क्लोरीन गैस के आयनाइजेशन होता है, क्लोरीन Cl जब नेगेटिव होता है तो इसमें भी गैस का प्रवाह होता है, ठीक है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, तीनों के कारण गैस में धारा का प्रवाह होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आयनाइजेशन क्या है, आयनाइजेशन जो यहाँ बोल रहा है आयोनाइजेशन, ये केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा क्या है,
एक मॉलिक्यूल यानी अणु से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन जब हटा दिया जाता है तो उसे आयोनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, एक भी अणु से, एटम से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन जब हटा दिया जाता है तो आयोनाइजेशन कहलाता है वो। ठीक है, तो हाइड्रोजन में पॉजिटिव आयोनाइजेशन होता है, क्लोरीन में नेगेटिव आयोनाइजेशन होता है। ठीक है, तो इन दोनों के कारण भी, पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण भी धारा का प्रवाह होता है हाइड्रोजन में और क्लोरीन में, तो ये दोनों भी सही है। इलेक्ट्रॉन जो है धारा प्रवाह का मुख्य कारण गैस में यही होता है, इलेक्ट्रॉन ही। ठीक है, मुख्य प्रवाह तो वही है, तो इसलिए वो भी सही है, तो तीनों सही आंसर होगा। देखिए, कैपेसिटर में आवेश, अब ऑप्शन क्या है, परावैद्युत में स्टोर होता है, मतलब डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक मतलब क्या हुआ, जो वहाँ पे इंसुलेटर टाइप का लगाया रहता है। ठीक है, इंसुलेटर दो प्लेट के बीच में, प्लेटों पर स्टोर होता है, दोनों पर होता है, कोई में नहीं होता है, तो सही उत्तर क्या होगा, ये प्लेट पर ही स्टोर होता है। ठीक है, देखिए कैपेसिटर में आवेश स्टोर तो प्लेट पे होता है, लेकिन जो अगर यहाँ पे पूछेगा कि ऊर्जा कहाँ बना रहता है, ठीक है, स्टोर प्लेट पे ही होता है, क्योंकि प्लेट का क्षेत्रफल के आधार पे ही तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस दर्शाती है। जैसे किसी कैपेसिटर की कितनी कैपेसिटी है, तो प्लेट का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होता है उसी के आधार पर उसकी कैपेसिटेंस होती है। तो जब प्लेट के क्षेत्रफल पे कैपेसिटेंस उसका दर्शाया जाता है कि कितनी क्षमता का है, तो जाहिर सी बात है प्लेट पे ही होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से जुड़ा रहता है दो प्लेट, और इसी दोनों पे आयन आवेश जो है कैपेसिटर में स्टोर होता है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक क्या है, ये दोनों प्लेटों को अलग रखने में मदद करता है बीच में। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक उसको बोलते हैं, दोनों प्लेट को अलग रखने में मदद करता है, इसलिए डाइलेक्ट्रिक के माध्यम से ही संग्रहित होता है प्लेट पे। ठीक है, फैराडे के नियम से यहाँ पे भी के समानुपाती होता है। यहाँ पे देखिए, जो आवेश होता है वो फैराडे के नियम से क्या होता है, भी के समानुपाती होता है। इतना यानी कि जितना वोल्टेज होगा ज़्यादा, उतना ही ज़्यादा आवेश वहाँ पे स्टोर होगा। ठीक है, ये फैराडे लॉ है। ठीक है, फैराडे लॉ से ये डाइलेक्ट्रिक हो गया बीच में, ये पॉजिटिव आयन ऊपर है, नीचे नेगेटिव आयन है। ठीक है, और यहाँ पे वोल्टेज दिया जा रहा है किसी भी चीज़ से, बैटरी से या डायरेक्ट करंट से। ठीक है, तो सी हमेशा क्षमता जो भी है कैपेसिटर के, आवेश वोल्टेज के समानुपाती होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। कौन सी लॉ है ये, फैराडे का नियम है, फैराडे के नियम से। इसलिए तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है कैपेसिटर के, फैराड ही होता है। ठीक है, कितना माइक्रो फैराड का कैपेसिटर है ऐसा बोलते हैं ना, तो फैराडे लॉ इस पे लागू होता है। फैराडे लॉ क्या है, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, वोल्टेज के समानुपाती ही आवेश उसमें स्टोर होगा। जहाँ पे C जो है कैपेसिटेंस यानी कि प्लेट जो स्थिरांक है, जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा स्टोर होगा, एक स्थिरांक है। चलिए नेक्स्ट, ये जादुई ट्रायंगल आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, Q इक्वल टू C इंटू V। ठीक है, ये बटा हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया, और जो निकालना है वो निकाल लीजिए। V निकालना है तो Q बाई C हो जाएगा, और C निकालना है तो Q बाई V हो जाएगा। तो ये जादुई ट्रायंगल यहाँ भी आप याद रखिएगा। एक जादुई ट्रायंगल हमने बताया था ईस्ट इंडिया रेलवे, शुरू में ही बताया था। ठीक है, ईस्ट इंडिया रेलवे, और ई मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि यहाँ पे भी कर लीजिए की जगह पे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मात्रक भी होता है। तो इसमें एम्पियर निकालना रहता था तो वोल्टेज में रेजिस्टेंस से भाग देते थे, रेजिस्टेंस निकालना होता था तो वोल्टेज में एम्पियर से। तो इस जादुई ट्रायंगल से ये वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच का फॉर्मूला निकलता था, और इस जादुई ट्रायंगल से क्या निकलेगा, आवेश से संबंधित फैराडे लॉ का ये है। ठीक है, चलिए तो जादुई ट्रायंगल भी आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, यदि कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक के स्थान पर कोई चालक पदार्थ रख दिया जाए तो क्या होगा। डाइलेक्ट्रिक, यहाँ पर पॉजिटिव ऊपर था प्लेट, नीचे नेगेटिव था, बीच में डाइलेक्ट्रिक कुछ लगा रहता था जो दोनों को अलग करता है। जब यहाँ पे कोई कंडक्टर रख देंगे तो ये दोनों शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, तो इसका आंसर क्या होगा, कैपेसिटर की प्लेट शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आवेश चालक के समीप अनावेशित चालक लाने पे क्या होता है। एक चालक में कोई में आवेश भरा हुआ है, ठीक है, और दूसरा उसमें अनावेशित चालक मतलब कि न्यूट्रल है, अगर लाया जाएगा तो क्या होगा ये आपको बताना है। तो आवेशित चालक की कैपेसिटी और क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, क्यों होगा ऐसा, क्योंकि आवेशित चालक अब दोनों चालक से चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। आवेशित चालक जो है अब दोनों चालक से चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन न्यूट्रल वाला जो चालक है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आवेशित चालक की बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए क्या है, स्थिर विद्युत चार्ज। क्या फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा है। और आपको यदि अच्छा लगा है सेशन तो आप
जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, नहीं समझ में आ रहा तो जरूर समझ में आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ना टेक्निकल चीज़ होता है। जितने भी ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है ना, छोटा मोटा चीज़ तो है नहीं। भले हम आप ITI क्लास में जाते नहीं हैं तो लगता है कि ITI सिंपल चीज़ है, लेकिन ITI कोई सिंपल चीज़ नहीं है। उसमें अच्छा खासा इंजीनियरिंग का चैप्टर पढ़ना है, IEC का जितना फिजिक्स वगैरह सारा चीज़ आपको पढ़ना है। तो इसलिए आप इसको 2 बार देखिए, कुछ समझ में आने लगेगा। थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा आपको भी। हम जब इतना मेहनत कर रहे हैं, PPT बना रहे हैं, इस तरह से इतना टाइपिंग कर रहे हैं, सब कुछ आपके लिए रिसर्च कर रहे हैं, डायग्राम ला रहे हैं, तो फिर आपको भी कुछ मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है। स्थिर विद्युत चार्ज स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों तरफ का क्षेत्र कहलाता है। स्थिर विद्युत चार्ज जो होता है, ठीक है, ये रनिंग विद्युत चार्ज की बात नहीं है। आवेश है, ठीक है, आवेश है, कूलम है वहाँ पे आवेश, लेकिन स्थिर है, ध्यान रखिएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, बोथ या नॉन ऑफ द एबव। तो सही उत्तर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। और यही स्थिर विद्युत चार्ज जब करंट फ्लो करने लगेगा, बहने लगेगा, तो वहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट ओनली मूविंग इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो सिचुएशन या करंट फ्लो सिचुएशन। मैग्नेटिक फील्ड तभी वहाँ पे क्रिएट होता है किसी चीज़ में जब वहाँ पे या तो मूविंग इलेक्ट्रॉन हो, मतलब कि मूविंग इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? जब करंट फ्लो होता है किसी तार में, उसे मूविंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जब करंट फ्लो हो रहा होगा तभी मैग्नेटिक फील्ड हमेशा बनता है। जब करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए। और एक चीज़ और है यहाँ पे, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उल्टा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ये इसमें दिखाया गया है। सोर्स है, इधर करंट फ्लो हो रहा है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो अपोजिट होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, कहीं क्वेश्चन में आ सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का विपरीत मैग्नेटिक फील्ड बनता है किसी कंडक्टर में जब करंट फ्लो होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन का बहाव 1 एम्पियर की धारा पैदा करता है? 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन का बहाव होगा? तो 1 एम्पियर की धारा पैदा होगा, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन का आंसर बताना है। देखिए 1 एम्पियर किसको कहते हैं पहले ये जान लीजिए। 1 एम्पियर बराबर क्या होता है? 1 कूलम बिंदी प्रति सेकेंड प्रवाहित हो रही है। प्रति सेकेंड 1 कूलम किसी तार से प्रवाहित हो रही है तो उसे 1 एम्पियर बोलते हैं, ठीक है। प्रति सेकेंड 1 कूलम प्रवाहित हो रही है किसी तार से तो उसे 1 एम्पियर की धारा बोलते हैं। ये होता है धारा का फार्मूला। तो अब 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आयन होता है जानते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आयन होता है? 1.602 मल्टीप्लाई 10 के पावर माइनस इतना इलेक्ट्रॉन, इतना 1 इलेक्ट्रॉन पर इतना कूलम का आवेश होता है। 1 इलेक्ट्रॉन पे क्या है? इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव आवेश होता है, ठीक है। तो इतना आवेश होता है 1 पे। अब उसी फार्मूला से निकाल लीजिए, ठीक है। 1 एम्पियर की धारा बराबर क्या हम बताए थे? 1 कूलम प्रति सेकेंड। अब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है, इसी पे फार्मूला आप बैठा लीजिए, ठीक है। तो 1 कूलम तो ये आ जाएगा बटा में नीचे, ये बटा में नीचे आ जाएगा और इसी के आधार पे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही होगा। देखिए यहाँ पर मैंने इसे सोल्व करके लगा दिया है, आप इसे आराम से पॉज करके समझने की कोशिश कीजिए, नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। देखिए यहाँ पे इसको सोल्व करके पूरा मैंने लगाया है ताकि आप समझ सकें, क्योंकि यहाँ पेन चला के इतना चीज़ें समझाना संभव नहीं है, तो हमने इसे सोल्व करके आपको लगा दिया है ताकि आप टाइपिंग के रूप में देखेंगे तो थोड़ा क्लियर होगा। इसे आप आराम से पॉज कर लीजिए और पॉज करके इसे समझने की कोशिश कीजिए। फार्मूला वही लागू होगा, 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम प्रति सेकेंड, और इसी पे फार्मूला पे बैठा देना है। ये इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही तो धारा कहते हैं। तो अब 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश चार्ज रहता है, ये हम आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज रहता है? इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज रहता है। तो हमने क्या बताया? 1 इलेक्ट्रॉन पर 1.602 गुने 10 के पावर 19 कितना चार्ज होता है? 1 इलेक्ट्रॉन पर इतना कूलम का चार्ज रहता है। अब इसी को यहाँ पे फार्मूला पर बैठा के सोल्व करना है, ये आप ध्यान रखिएगा। आप इसको पॉज करके आराम से देखिए, नहीं समझ में आएगा फिर बताइएगा। चलें नेक्स्ट क्या है? गैसों में करंट का बहाव किसकी वजह से होता है? गैस में देखिए ये जो है 34 नंबर, ये शायद रिपीट हो गया, पहले भी किसी में ये था। गैस में धारा का बहाव शायद 27 या 28 नंबर में था। तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन सबके कारण होता है, हमने देखा था वहाँ पे आंसर। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, चांदी के तार का प्रतिरोध बढ़ता है। चांदी के तार का प्रतिरोध कब बढ़ता है? लंबाई घटने पर, लंबाई बढ़ने पर, त्रिज्या दुगनी करने पर, व्यास कम करने पर। तो सही उत्तर क्या होगा? लंबाई बढ़ने पे बढ़ता है, ठीक है। देखिए चांदी के तार का क्या, किसी भी तार का, किसी भी चीज़ का जब आप लंबाई बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, क्योंकि R = क्या होता है? जब किसी भी
लंबाई बढ़ाने का मतलब क्या हो गया कि सीरीज में आप जोड़ रहे हैं रेजिस्टेंस को, जिससे पहले इतना लंबा तार था अब इतना कर दिए हैं, इतना लंबा कर दिए, तो यहाँ पे आप जोड़े ही तो हैं, तो ये क्या जोड़े हैं, सीरीज में जोड़े हैं। तो सीरीज में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर टोटल आर इजकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, जितना भी आप रेजिस्टेंस जोड़ेंगे उसका कुल। तो जाहिर सी बात है कि जब ये जोड़ देंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसी फार्मूला पे इसे बैठाना है। तो लंबाई बढ़ने पे क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी सही उत्तर है, ठीक है। यहाँ पे आप दोनों सही उत्तर कर लीजिए। जब व्यास उसका कम होगा तब भी बढ़ेगा, व्यास कम होगा तब भी उसका बढ़ेगा। जब तार पतला होता है, व्यास मतलब तार त्रिज्या, जब तार पतला होता है तब भी रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो इसको आप थोड़ा सुधार लीजिएगा। ए और बी और डी दोनों यहाँ पे सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। 200 वोल्ट 100 वाट के लैंप का प्रतिरोध कितना होगा। 200 वोल्ट का कोई बल्ब है और 100 वाट उसकी पावर कैपेसिटी है, तो उसका रेजिस्टेंस निकालना है उसका, ठीक है, रेजिस्टेंस आर निकालना है। तो यहाँ पे हिंट फार्मूला दिया हुआ है, P = V² R/R होता है। इसी फार्मूला पे बैठा देना है, इसी फार्मूला पे बैठा दीजिए सीधा सीधी, तो ये 400 ओम हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। और यहाँ पे इस ट्रायंगल के माध्यम से आप इस फार्मूला को बना सकते हैं, क्योंकि P देखिए क्या होता है, VI होता है। P क्या होता है, VI होता है। अब V तो यहाँ दिया हुआ है, V दिया हुआ है, तो V को हम चेंज नहीं करेंगे, लेकिन I यहाँ नहीं दिया हुआ है, तो I के जगह पे इस ट्रायंगल जादुई ट्रायंगल से हम I के जगह पे क्या बैठा लेंगे, V/R। ये बीच में बटा हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया, तो P बराबर क्या फार्मूला बन जाएगा, ये V एक रहेगा ही गुने ये V/R, तो क्या हो जाएगा V = V²/R। तो ये फार्मूला बन गया V²/R। अब इसी फार्मूला पर बैठा लेना है, क्यों, क्योंकि पावर का फार्मूला तो P = VI होता है, ठीक है। हम जानते हैं P = VI, ये फार्मूला आता है पावर का, लेकिन यहाँ पे I तो नहीं दिया है ना, I के जगह पे वाट दिया है, तो I के जगह पे V दिया है, इसलिए V को तो हम वही रख सकते हैं, चेंज नहीं करना है, लेकिन I के जगह पे हमें बदलना होगा ना। तो I के जगह पे बदलने के लिए इस जादुई ट्रायंगल का हम उपयोग करेंगे, जिसे हम ईस्ट इंडिया रेलवे के नाम से याद रखते हैं। ईस्ट मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसका मात्रक वोल्टेज होता है, इंडिया मतलब एम्पियर, और आर रेजिस्टेंस। ईस्ट इंडिया रेलवे, ये बीच मल्टीप्लाई है, ये डिवाइड है। तो आई के जगह पे इस जादुई ट्रायंगल से हम फार्मूला बैठाएंगे, तो क्या आ जाएगा V²R, और इस पर बैठा के इसके सोल्व कर लेंगे। तो देखिए इस तरह का कुछ भी आ गया, यहाँ 100 वाट के जगह पे 500 वाट रहे, 20 वाट रहे, कुछ भी रहे, तो इस तरह का न्यूमेरिकल अब आप सोल्व करने में सक्षम हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37। शुद्ध धातु का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। कोई भी धातु का जब ताप बढ़ाइएगा, टेम्परेचर गर्म होगा कोई भी चीज़ तो बढ़ेगा, लेकिन हाँ यहाँ सेमीकंडक्टर जो होता है उसका ताप बढ़ने पे प्रतिरोध घटता है, ये ध्यान रखिएगा। सीधा सीधी थ्योरी है, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। सेमीकंडक्टर का ताप बढ़ने पे रेजिस्टेंस घटता है, लेकिन कोई भी कंडक्टर जो तार है उसका ताप जब बढ़ेगा टेम्परेचर तो वो रेजिस्टेंस उसका बढ़ता है, उल्टा होता है सेमीकंडक्टर में, ठीक है। अभी इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट्स विद्युत संपर्कों पर धारा के उत्तम प्रवाह हेतु प्रयुक्त कोटिंग का पदार्थ क्या होता है, विद्युत संपर्कों पर, ठीक है। तो आपको ये बताना है, सही उत्तर क्या है, सिल्वर। विद्युत संपर्कों पर धारा के उत्तम प्रवाह हेतु प्रयुक्त कोटिंग का क्या होता है, सिल्वर का होता है। देखिए कोई भी चीज़ आप जानते हैं कि जो चांदी है, चांदी का प्रतिरोध सबसे कम होता है, यानी चांदी में सबसे ज़्यादा तेज़ी से, अच्छे से, सुगमता से विद्युत का प्रवाह होगा। तो ऊपर से कोई भी चीज़ पे धारा का प्रवाह अच्छा करना है तो चांदी के लेयर ऊपर से चढ़ा देंगे, क्यों, क्योंकि जो जितना भी AC करंट है ना अधिकतर वो तार के ऊपर से अधिकतर बहती है, ठीक है, तार के ऊपर से, और तार के ऊपर चांदी है तो उसको सपोर्ट मिलता है। तो ये क्वेश्चन आपने देखा। चलिए नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 39। यदि P = शक्ति है, मतलब P को यहाँ डोनेट किया शक्ति से, R प्रतिरोध से, V वोल्टेज से, I धारा से, और G = चालकता, तब निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा, ये आपको फार्मूला बताना है। तो पहले देख लीजिए आंसर क्या है, I = √P/R। ये √P/R एक ही में है, √ सबका है, ठीक है। ये असत्य होगा, असत्य यहाँ पे देखना था, बाकी सब सत्य है, बाकी सभी क्या है, सत्य है, और ये असत्य है। अब ये थोड़ा सा टॉपिक बड़ा हो जाता है, हमने हिंट दिया है, इसको आप पहले आराम से पढ़िए। यहाँ पे पहला जो है P शक्ति, तो ये शक्ति वोल्टेज और धारा के बीच का फार्मूला इस पे लागू होगा, ठीक है।
धारा का और वोल्टेज का फार्मूला जो है इस पर लागू होगा, उसको व्यक्त करता है। भी वोल्टेज है, प्रतिरोध और धारा के वोल्टेज वाला जो फार्मूला है वो लागू होगा। और जी जो है चालकता है। चालकता क्या होता है? प्रतिरोध के उल्टा होता है। किसी भी तार का चालकता प्रतिरोध जितना कम होगा उतना ज़्यादा होगा। तो जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जी बराबर 1/R होता है। रजिस्टेंस जितना कम होगा चालकता उतना अधिक होगा। तो इसके आधार पे ये फार्मूला निकलेगा। और चौथा क्या है? वोल्टेज, धारा जो है वोल्टेज और रजिस्टेंस के बीच वाला जो फार्मूला है इस पे ये होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपको हम समझा दें क्या। P बराबर VI होता है, हम जानते हैं। और P बराबर VI होता है तो यहाँ हम उतना क्यों चले गए? हमें तो भी यहाँ है तो भी दिया है ना, भी यहाँ पर है तो भी तो हमें रहने देना है, भी को चेंज करना नहीं है। और P बराबर निकालना है तो P चेंज करना नहीं है, हमें चेंज किसको करना है? I को करना है। तो P बराबर ये भी रहेगा। और I के जगह पे क्या ले लेंगे? I के जगह पे ईस्ट इंडिया रेलवे वाला जो जादुई ट्रायंगल हमने बताया था, इस जादुई ट्रायंगल से हम I के जगह पे क्या ले लेंगे? V/R, V/R ले लेंगे। तो ठीक है, V इंटू V बराबर V² हो गया और ये हो गया R। अब आपको एक चीज़ और पता है कि जो चालकता होता है रजिस्टेंस के उल्टा होता है। मतलब G इक्वल टू क्या होता है? 1/R होता है। रजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा चालकता उतना कम होगा, रजिस्टेंस जितना कम होगा चालकता उतना अधिक होगा। तो यहाँ पे 1/R जो है उसको जगह पर हम क्या लिख लेंगे? G लिख सकते हैं। ठीक है, तो P बराबर क्या हो गया? V² G हो गया। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। तो इसी तरह से आपको आगे भी सभी फार्मूला को निकाल लेना है, जिसमें कि आपको हम हमेशा ये जो दिए हैं, ये हिंट दिए हैं, इसी हिंट का यूज करना है। यहाँ पे भी है तो यहाँ दूसरा वाला ये वोल्टेज, प्रतिरोध और धारा के बीच के ये जो संबंध है इसको लगाते हुए और जादुई ट्रायंगल वगैरह को यूज करते हुए ये फार्मूला को सिद्ध कीजिएगा तो सब सिद्ध हो जाएगा। डी सिद्ध नहीं हो पाएगा क्योंकि डी गलत है। ठीक है, डी गलत है, इसलिए यहाँ पे डी गलत क्यों है? डी को देखिए गलत है तो डी को हम थोड़ा सा यहाँ पे व्यक्त कर देते हैं। फिर एक आपको फर्स्ट मैंने बता दिया, एक डी हम बता देते हैं। डी देखिए क्या है? डी I बराबर है अंडर रूट, ये बराबर का चिन्ह है, P/R है। अंडर रूट यहाँ तक है, कंटिन्यू है। ठीक है, चलिए तो यहाँ फिर बराबर P के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? P के जगह पे VI लिख सकते हैं, P के जगह पे VI लिख सकते हैं। ठीक है, और बटा R, R हो गया। R के जगह पे फिर हम क्या लिख सकते हैं? जादुई ट्रायंगल से R के जगह पे V/I लिख सकते हैं। ठीक है, V/I, इसको पलट दीजिए। ये VI के VI रहेगा ही, गुने ये I ऊपर चला जाएगा और V नीचे चल जाएगा तो भी कट जाएगा तो बचेगा क्या? I²। तो ये I बराबर I² आ रहा है तो सही नहीं ना है? I बराबर I आता तब सही है ना, काट कुट के। तो I बराबर I² हो जा रहा है तो ये तो गलत हो गया। ये बराबर के चिन्ह का मतलब इधर और इधर दोनों बराबर होना चाहिए। तो इसके हिसाब से देखिए D गलत है। तो एक हमने D बता दिया और फर्स्ट बता दिया, बाकी B और C को आप प्रूफ कीजिए। यहाँ पे प्रूफ करना है और हमेशा आपको बता रहे हैं कि प्रूफ करने में आपको ये फार्मूला और जादुई ट्रायंगल ईस्ट इंडिया रेलवे वाला आपको यूज करना है। ईस्ट इंडिया रेलवे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई से इसका मात्रक भी होता है तो इसके जगह पे भी वोल्टेज हम लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परावर्तकों पर प्रयुक्त कोटिंग का पदार्थ किस चीज़ का होता है? परावर्तकों पर प्रयुक्त कोटिंग का पदार्थ किस चीज़ का होता है? तो ये होता है रोडियम का होता है। ठीक है, क्योंकि रोडियम जो है वो सबसे अच्छा क्या होता है? लाइट रिफ्लेक्टिंग और रेजिस्टेंस टू कोरिजन होता है। चलिए तो इसको आप याद रख लीजिए सिर्फ, अब ज़्यादा समय लग जा रहा है इसलिए सब चीज़ को जो याद रखने वाला है उसको सिर्फ याद रखिए। स्वचालित मोटर गाड़ियों में प्रयुक्त बैटरी की वोल्टता कितनी होती है? तो सभी को जानते हैं कि सभी स्वचालित गाड़ियों में 12 वोल्ट का बैटरी यूज किया जाता है। इजी था बिल्कुल। किसी तार को मानक प्रतिरोध के रूप में लेने हेतु आवश्यक है। जब किसी तार को हम स्टैंडर्ड मानते हैं कि इसे मानक प्रतिरोध के रूप में हमें यूज करना है तो उस तार का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। कि तार का क्या होना चाहिए? तो तार का प्रतिरोध तापांक कम होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि बाहरी चीज़ का जब ताप बढ़े तो उसका प्रतिरोध
बढ़ जाए, ये चीज़ उस पर गुण नहीं होना चाहिए उस तार में, उसी को हम मानक के रूप में लेंगे। ठीक है, अब जानते हैं कि तार का जब ताप बढ़ता है तो रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। तो अगर हमको किसी चीज़ को स्टैंडर्ड मानक के रूप में लेना है, उसके पर बाहरी प्रभाव इतना ज़्यादा पड़ेगा तो स्टैंडर्ड फिर उसको हम नहीं ले सकते हैं ना। तो प्रतिरोध का ताप गुणांक क्या होना चाहिए, नगण्य होना चाहिए। ठीक है, नगण्य, उसी को हम मानक के रूप में यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आर प्रतिरोध के एक तार को n बराबर भागों में बांटा जाता है तथा इन भागों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यदि समानांतर क्रम में कुल प्रतिरोध R हो, R डैश हो, तो R बटा R डैश का मान क्या होगा। देखिए इसका जो सही उत्तर है वो तो n होगा। ठीक है, इसका जो कंडक्टर में करंट का बहाव किसकी वजह से होता है, कंडक्टर में जो करंट बहता है वो किसकी वजह से बहता है बताइए। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। 45, स्थिर वोल्टता स्रोत की मुख्य विशेषता क्या है, स्थिर वोल्टता स्रोत की मुख्य विशेषता क्या है। तो सही उत्तर क्या होगा, निम्न आंतरिक प्रतिरोध। देखिए स्थिर वोल्टता स्रोत, स्रोत मतलब जहाँ से वोल्टेज मिल रहा है, जैसे बैटरी है तो बैटरी से हम एक स्रोत है हमारा वोल्टेज का, तो इसकी मुख्य विशेषता क्या होनी चाहिए, इसका आंतरिक प्रतिरोध कम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध कम होगा तो जब हम लोड ज़्यादा लेंगे तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, और नहीं तो अगर इसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो वोल्टेज ड्रॉप होने लगेगा। ज़्यादा लोड लेंगे तो 12 वोल्ट दे रहा था तो तुरंत 11 वोल्ट हो जाएगा, और लोड देंगे तो 10 वोल्ट हो जाएगा। तो लोड बढ़ाने से वोल्टेज कम हो जाएगा, वोल्टेज कम नहीं होना चाहिए, करंट भले कितना भी ये खींचे लोड के अनुसार। तो इसलिए आंतरिक प्रतिरोध जो होना चाहिए स्रोत का वो कम होना चाहिए। ठीक है, जीरो तो नहीं हो सकता है किसी भी चीज़ का, लेकिन कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पूर्ण चालक में क्या है ऑप्शन, प्रतिरोध अधिक होना चाहिए, कम होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। तो सही उत्तर क्या है, शून्य होना चाहिए। जब शून्य ऑप्शन दिया तो शून्य होना चाहिए, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है। चांदी का जो है चालकता सबसे कम है, लेकिन चांदी में भी कुछ प्रतिरोध होता है। कितना होता है, हमने बताया था पिछला सेशन में, आपने देखा होगा तो कि चांदी का रेजिस्टेंस कितना होता है। आप कमेंट बॉक्स में नीचे हमें बताइए, और नहीं देखे हैं तो पिछला सेशन का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम्स लॉ का नियम संबंध देता है। ओम्स लॉ का नियम, ओम्स लॉ का नियम क्या संबंध देता है, सही उत्तर क्या है, चालक में प्रवाहित धारा और पार्श्व विभवांतर में अंतर का। ठीक है, ओम्स लॉ यही तो बताता है, V = IR। ठीक है, V = IR यही तो बताता है ओम्स लॉ, यही ओम्स लॉ है, V = IR होता है। तो धारा और विभवांतर में चालक के बीच, दो चालक के बीच के, यही है ओम्स का लॉ। तो चालक में प्रवाहित धारा तथा पार्श्व विभवांतर में यह संबंध देता है हमें ओम्स लॉ। 3 प्रतिरोध श्रेणी समांतर मिश्रित क्रम में जोड़े गए, 3 गो रेजिस्टेंस है। ठीक है, इस तरह से 3 रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का सिंबल होता है ना। अब 3 रेजिस्टेंस को समानांतर में भी जोड़ना है, पैरेलल में भी जोड़ना है, और मिक्स में भी जोड़ना है। समानांतर और पैरेलल दोनों मिक्स जोड़ना है। तो कितने प्रकार से इसे जोड़े जा सकते हैं, देखिए इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, हमने हिंट दिया है टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस +1 का दीजिए, वही आंसर होगा। तो यहाँ 3 + 1 है तो 4 इसका आंसर होगा, यही इसका सही उत्तर भी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 1 वाट के 470 ओम प्रतिरोध में धारा का मान क्या होगा। 1 वाट शक्ति के 400 ओम प्रतिरोध, मतलब 1 वाट का कोई चीज़ है और 470 ओम प्रतिरोध है उस चीज़ का, तो उसमें कितना धारा बहेगा ये आपको बताना है। ठीक है, कैसे निकलेगा, ऑप्शन देख लीजिए पहले, सही ऑप्शन सी है। कैसे निकलेगा ये, इसको निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे हिंट दिया है, ये PI² है। ठीक है, I² है, इस तरह से कंप्यूटर में स्क्वायर का कभी कभी ये टाइपिंग ले लेता है, तो I² है। ठीक है, इसी फार्मूला पे बैठा देना है तो निकल जाएगा। देखिए इसको थोड़ा सा हम बता देते हैं, P = I² है ना। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, फार्मूला को अरेंज कर लेंगे। फार्मूला को क्या अरेंज कर लेंगे, इधर I = P/R का अंडर लिख सकते हैं। देखिए कैसे, पहले तो इस R को इधर ले आए तो P/R हो गया। अब इस स्क्वायर को जब I बराबर करेंगे तो ये स्क्वायर है तो इधर अंडर में हो जाएगा। तो ये I बराबर नया फार्मूला अरेंज कर लिए, P/R का
अंडर रूट। ठीक है, अब यहाँ पावर कितना दिया है 1 वाट और ओम कितना दिया, कितना ओम का प्रतिरोध है 470। ठीक है, अब इसको जब हल करेंगे फाइनली तो ये काट कूट के सब कितना आएगा, आप हल कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हल उतना करने में दिक्कत होगा, हमने हल किया था इसे, तो 0.02 एम्पियर आएगा, इतना एम्पियर आएगा। अब ये एम्पियर को मिली एम्पियर में भाग दे के लेंगे हम, 1000 से भाग दे देंगे उसमें, तो आ जाएगा 20 मिली एम्पियर। ठीक है, यही सही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध की एक तार को उस समय तक खींचा गया जब तक कि इसकी त्रिज्या आधी न रह जाए, तो खींचे हुए तार का नया रेजिस्टेंस क्या होगा, ये आपको बताना है। खींचे हुए तार का नया रेजिस्टेंस क्या होगा, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर है डी। देखिए यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व कर देते हैं इसको, क्या होगा, जैसे कि रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, एल बराबर है पी होता है, यहाँ पे ये कांस्टेंट होता है, मतलब जिस चीज़ का तार बना है उसके लिए, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें यहाँ पे सोल्व करना है L/A से। ठीक है, और खींचने पर तार की लंबाई क्या हो जाएगा 2L हो जाएगा, मतलब कि मूल तार की लंबाई यदि L 0 मानते हैं तो नया क्या हो जाएगा 2L 0, ओरिजिनल ये 0 मतलब ओरिजिनल, तो ओरिजिनल लंबाई का दोगुना हो जाएगा। और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल उसी तार को खींच के बढ़ाया जाए, अलग से तार जोड़ा नहीं जा रहा है, तो क्षेत्रफल उसका जाहिर सी बात है कम होगा, तो तार होता है बेलन के रूप में πa²r, तो इसके हिसाब से कम हो जाएगा, तो क्षेत्रफल कितना कम हो जाएगा 1/4 के हिसाब से कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसके जगह पे L/A के जगह पे 1/4 बैठा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद में नया जो रेजिस्टेंस होगा, नया रेजिस्टेंस R1, तो उसको जब हम इसको हटा देते हैं जो स्थिरांक है, तो 2L 0 हो जाएगा बटा 1/4 A 0 हो जाएगा नया एरिया। और जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 8 L 0 बटा A, मतलब कि L 0 लंबाई और एरिया को फिर हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस ही तो कहते हैं। R बराबर क्या होता है L/A, तो इसके जगह पर रेजिस्टेंस लिख देंगे तो 8R हो जाएगा। समझ में आया, तो ऑप्शन सी सही है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, और आगे हम क्वेश्चन यहाँ ब्लैंक है 51 से, यहाँ पे हम आगे क्वेश्चन क्रिएट करेंगे जिसमें कि रेजिस्टेंस वगैरह से देखिए कैसे कैसे सीरीज समानांतर में कितना होता है, एक तरह से न्यूमेरिकल क्वेश्चन नेक्स्ट आएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल आएगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल क्वेश्चन देखिए जिस तरह से बताया जा रहा है, आपको हो सकता है कि एक बार में समझ में नहीं आ रहा हो, आप इसको दोबारा देखिए, तिबारा देखिए। देखिए ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है ना, जितने भी बता रहे हैं सारे जो MCQ हैं पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का निचोड़ है, तो इतनी जल्दी समझ में एक बार में आ जाए इसका मतलब कि आपका बेसिक मजबूत है इलेक्ट्रिकल से। तो नहीं समझ में आता है तो 2 बार देखिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।